हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टूडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था में पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए हम लोगों ने जो है उसको जो है दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है कंपनी का शासन, दूसरा है ब्रिटिश का शासन। कंपनी का शासन है वो चला है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1853 के चार्टर्ड एक्ट तक, और ब्रिटिश का शासन चला है 1858 के भारत परिषद अधिनियम से लेके स्वतंत्रता आंदोलन 1947 तक। तो पिछली कक्षाओं में हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद भारत संशोधन अधिनियम पढ़ा 1781। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। तो पीट्स इंडिया एक्ट में दो तीन बातें बताई गई थी। जैसी पहले थी कि राजनीतिक और वाणिज्य मामलों को अलग अलग कर दिया था। इसमें निर्देशन मंडल जो है व्यापारिक मामला देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था, वो देखता था, वो जो है राजनीतिक मामला देखता था, है ना। और फिर जो है द्वैत शासन व्यवस्था की लागू हुई थी वहां से 1784 से द्वैत शासन व्यवस्था लागू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं इससे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 1786 का जो है 1786 का अधिनियम। ये जो है मुख्यतः क्या क्या है, ये किस लिए बहुत ज्यादा जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। 1786 का जो अधिनियम है इसमें दो ही चीजें मुख्य हैं, और दो चीजें नहीं, केवल यही मुख्य। लॉर्ड कॉर्नवालिस था, इसने क्या, इसको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्ति कर दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। तो जब इसको बंगाल गवर्नर नियुक्त किया गया तो उसने दो मांग रखी अपनी, इसने दो मांगे रखी और कहा कि हम बनेंगे तभी बनेंगे जब हम क्या करेंगे, हमको विशेष मामलों में काउंसलिंग के निर्णय मानने या ना मानने का अधिकार प्राप्त हो। बात आ रही है समझ में आपको। उसने ये कहा कि भाई जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम लोगों ने बनाया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस नाम से किस लिए जानते हैं, इसको कानून सुधार के लिए जाना जाता है। ये हम लोग उसमें पढ़ेंगे हिस्ट्री में ना, कानूनी सुधार के लिए जानते हैं हम लोग इसको, है ना। हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा इसको ठीक से। अभी देख लो, इसमें 1786 के अधिनियम में पहला क्या है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनने के लिए इसने जो है दो बातें कही कि हमें दो बातें जो है, हमारी दो शर्तें मानिए आप। पहली शर्त उसने ये रखी कि विशेष मामलों में काउंसलिंग के जो निर्णय हैं वो हम ना माने या ना माने, इसको हमारे अधिकार क्षेत्र में करिए। दूसरी बात उसने क्या कहा कि हमको सेनापति बना दिए, कमांडर इन चीफ का पद दिया जाए हमको। क्या क्या कहा उसने कि हमको सेनापति बनाया जाए, पूरी सेना का कमांडर बनाया जाए, कमांडर इन चीफ का पद दे दिया जाए। तो भाई इसकी दोनों शर्तें मान ली गई हो, इसको है बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त हो गया, और यहीं से बात खत्म हो गई 1786 की। 1786 का जब अधिनियम खत्म हुआ तो उसके बाद अगला आया 1793 का चार्टर्ड कानून। 1793 का चार्टर्ड कानून, भाई ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, तो इसको जो हम लोग पढ़ते हैं। 1793 का जब चार्टर्ड एक्ट आया तो उसमें क्या बात हुई, उसमें ये कहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसलिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शक्तियां दी गई थी, मान लो दो दी गई थी कि विशेष मामलों में काउंसलिंग के निर्णय माने या ना माने, ये उसका मतलब उसके ऊपर निर्भर करेगा। और दूसरी बात क्या है, उसको कमांडर इन चीफ बनाया जाए। तो 93 में बात, जब 93 का चार्टर कानून आया तो उसमें यह हुआ कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसलिंग के निर्णयों के ऊपर आदिवासी शक्तियों को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल के प्रेसिडेंसियों को गवर्नर को विस्तारित किया जाए। क्या बात हुई इसमें, देखो बहुत सरल बात है, थोड़ी भाषा कठिन लिख गई इसमें, किताब से एकदम डायरेक्ट लिख दिया ना, इस वजह से वो हुआ ये कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो शक्तियां मिली थी यहाँ पे 1786 में, तो उसमें ये कहा गया कि जो हमको मतलब इसको ये दिया गया था कि विशेष मामलों में ये काउंसलिंग की बात माने या ना माने, उसके अधिकार पे चला जाए। तो उसने कहा जो ये हमको शक्ति मिली गई, ये आने वाले जो भी गवर्नर जनरल हैं उनको भी ये शक्तियां विस्तारित की जाए। मतलब अब आगे जो भी आएगा, आगे जो भी गवर्नर आएगा, आगे आने वाले भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों को तथा उनके प्रेसिडेंसियों को गवर्नर विस्तारित किया जाए। मतलब उनको भी अब आगे जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे उनको भी ये शक्तियां दी जाए कि विशेष मामलों में काउंसलिंग के निर्णय वो माने या ना माने, ये उनके विवेक पर निर्भर करेगा। दूसरी बात क्या होती है, इसमें गवर्नर जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे कोर्ट, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की गई। बात समझ में आ रही है। उसमें बात ये कही गई कि इसमें जो गवर्नर जनरल है उसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां हों, मतलब इसके पास शक्तियां ज्यादा हों, किससे, इन दोनों से, है ना। बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकार के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियां प्रदान की गई। किसको प्रदान की गई, गवर्नर जनरल को, है ना। फिर अगली बात क्या हुई, इसमें भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक
जो है विस्तारित कर दिया गया। इसमें अगली बात ये हुई कि इसमें जो है भारत पे व्यापार कर रही थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसमें ये कह दिया कि अगले 20 वर्षों तक हम ही व्यापार करेंगे। मतलब उसके एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक क्या कर दिया गया, विस्तारित कर दिया गया कि मतलब अब 20 वर्षों तक अब कुछ नहीं होगा, जैसा जैसे वैसे ही चलता रहेगा, अगले 20 वर्षों तक हम ही इसके साथ व्यापार करेंगे। निर्देशक मंडल जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने व्यापारिक मामलों के लिए गठन किया था ना इसका, उसके सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। उनकी सैलरी जो है कहाँ से दी जाएगी, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे तथा उनके कर्मचारी जो थे, जो निर्देशक मंडल हम लोगों ने भी पिछले बनाया था ना 1784 में हम लोगों ने निर्देशन मंडल बनाया था, तो उस मंडल के जो सदस्य थे उनके कर्मचारी थे, उनको भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाएगा। उनकी जो सैलरी बनेगी वो भारतीय राजस्व से बनेगी, ये बात हो रही है इसमें। दूसरा क्या है, इसमें कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। एक बात इसमें और हो गई, एक बात इसमें यह हुई कि उसका जो कमांडर इन चीफ है उसके गवर्नर जनरल होने की मतलब बाध्यता को खत्म कर दिया। उसने एक बात ये भी रखी कि भाई अभी तक क्या था, यहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा कि सेनापति और जो कमांडर है उसको गवर्नर जनरल अगर हमको नियुक्त करोगे तो हमको ये भी बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ 1793 के चार्टर्ड एक्ट में ये बात हो गई कि इसमें कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिलिंग के सदस्य होने की मतलब कोई जरूरी नहीं है उसके सदस्य होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। मतलब कंपनसेशन यहाँ पे जो थी वो खत्म कर दी गई यहाँ से, और यहीं से जो है 1793 का जो है 1793 का चार्टर्ड कानून समाप्त हो जाता है। बस इसमें यही 4-5 बिंदु हैं जो मुख्य हैं, वो हमने आपको बता दिए। उसके बाद आता है हमारा जो है 1793 के बाद 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया था, तो जो अगला चार्टर्ड कानून आया वो आया 20 वर्षों बाद 1813 में, है ना। ये काफी महत्वपूर्ण है, खैर ये भी है और ये भी है। उसमें जो महत्वपूर्ण थे हमने सब आपको बता ही दिए। और एक बात और बताएं आपको, इसमें आप पिछले प्रश्न उठा के देखेंगे पिछले 30-35 सालों के, चाहे यूपीएससी का देख लो, चाहे कोई भी देख लो, आप एनटीपीसी का देख लो या पुलिस का एग्जाम देख लो, किसी भी एग्जाम को उठा के देखोगे तो आपको 2-3 प्रश्न लगातार डायरेक्ट इससे पूछे हुए हैं और इससे बाहर कुछ आता ही नहीं यार, एकदम सेम पूछते हैं इससे। और क्या नाम है, आपकी जो एम लक्ष्मीकांत है उसी को बेस मान के इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जो है आपको, अगर आपके पास किताब नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप ये वीडियो देखो, ज़रूरी है आपके लिए। जब आ जाता है 1793 का चार्टर्ड एक्ट आया, तो 1700 चार्टर्ड कानून में क्या हुआ कि इस कानून में भारत में कंपनी के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ये बात क्या है कि इस कानून में भारत में कंपनी के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, है ना। समाप्त क्या किया गया, समाप्त ये कर दिया गया कि जो पहले जो है भारत में जो व्यापार कर रही थी वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, लेकिन अब क्या है, अब ब्रिटिश के और भी जो व्यापारी हैं, ब्रिटिश के अन्य व्यापारियों के लिए व्यापार के अवसर, है ना, व्यापार के अवसर। बात आ रही है दोस्त समझ में। देखो क्या 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 बात हुई यहाँ पे ये हुआ था ना 1793 में, ये हुआ था कि भारत पर व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष तक विस्तारित कर दिया था। 20 वर्ष बाद जब हमारा ये 1813 का चार्टर्ड कानून आया, तो उसमें ये कानून आया कि भारत में कंपनी के साथ व्यापार जो कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही थी, उसका एकाधिकार था कि और दूसरा कोई नहीं करेगा, लेकिन वो खत्म कर दिया गया। उसमें क्या, ब्रिटिश के जो अन्य व्यापारी हैं वो भी आके जो है भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक शर्त रखी उन्होंने कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार ये कौन करेगा, वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है ना, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी कर सकती है, केवल कंपनी करेगी। कंपनी से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्या हुई, फिर से सुन लो, इस कानून ने भारत में कंपनी के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब ब्रिटेन के अन्य व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये बात वहां पे जो है उन्होंने मेंशन कर दी और इसको लागू कर दिया। अगला क्या हुआ, इस कानून में भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा का प्रभुता को प्रकट व स्थापित किया गया। मतलब ये बहुत मुख्य नहीं है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि इस कानून में भारत की जो कंपनी शासित जो क्षेत्र थे, मतलब भारत में जहाँ पे भी, जैसे मान लो ये भारत है, यार मैं बहुत गंदा बना रहा हूँ
ये तो यहाँ पे जहां कहीं पे भी कंपनी शासित जो वो थे, कंपनी, ये लिखा ना इस कानून में, भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर, कंपनी शासित जो भी क्षेत्र थे भारत में, जिस जगह भी, जैसे ये मान लो कंपनी शासित क्षेत्र है, बंदरास हो गया ये, तो ये कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रकट किया। तो मतलब यहाँ पे जहां जहां पे कंपनी शासित प्रदेश थे भारत में, जहां जहां भी कंपनी शासित प्रदेश थे, वहां पे ब्रिटेन के जो राजा की प्रभुता है उसको और निष्पक्ष ढंग से, या मतलब और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया, मतलब उसको और मजबूत किया, ये कहने का मतलब है। अगला क्या है, 1813 एक मामला और इसलिए और प्रसिद्ध है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कानून में ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। मतलब ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कहाँ से हुआ, वो यहाँ से हुआ। 1813 में भारत वो आए और उनको अनुमति दी गई कि भाई आप भारत जाओ और जो है भारत जाइए और क्या बोलते हैं, ईसाइयों का प्रचार प्रसार करके, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करके उसको जो है आगे बढ़ाइए। ये यहाँ पे भी 1813 से बात हुई उसको। और यहीं पे जो है यहाँ एक अगला पॉइंट और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि भारत में ब्रिटिश इलाकों में बंदिशों के बीच में पश्चिमी शिक्षा, जहाँ भारत में जो भी ब्रिटिश इलाके थे, भारत में जहाँ पे भी ब्रिटिश इलाके थे, वहाँ पे पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, और 1,00,000 रुपए वार्षिक, 1,00,000 रुपए पढ़ाई पर खर्च करने का, पढ़ाई पर खर्च करने का वार्षिक जो 1,00,000 रुपए पढ़ाई पर खर्च करने का उन्होंने जो है व्यवस्था की। ठीक है ना। और भारत के स्थानीय सरकारों को जो भारत में जो स्थानीय सरकार थी, मतलब इसका जो 1813 का जो कानून है उसमें एक और अगली बात ये हुई, वो ये हुई कि भारत की जो स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें वसूलने, मतलब व्यक्तियों पर कर लगाने, भारतीय व्यक्तियों पर कर लगाने और उन्हें वसूलने, कर लगाने तथा उन्हें कर लगाने पर तथा उन्हें वसूलने का अधिकार दिया, वसूलने का अधिकार दिया, और कर न देने पर दंड का प्रावधान निश्चित किया। चलो यार इसको एक बार और देख लेते हैं। 1813 के चार्टर्ड एक्ट में क्या हुआ, 1813 के चार्टर्ड एक्ट में बात ये हुई कि इस कानून में भारत में कंपनी के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब जो भी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अकेले पूरा व्यापार कर रही थी, उसके एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटेन के अन्य व्यापारियों के लिए भी उन्होंने व्यापार के रास्ते खोल दिए। और क्या क्या कहा कि चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। एक बात ये हो गई जो महत्वपूर्ण थी। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये थी कि इसमें ईसाई मिशनरियों ने भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या थी कि ब्रिटेन इलाकों क्षेत्रों में, जहाँ पे भारत में जहाँ वहाँ भी ब्रिटिश इलाके थे, जहाँ जहाँ ब्रिटिश का संप्रभुता थी, वहाँ जहाँ ब्रिटिश का मतलब अपना मजबूत पक्ष था, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पश्चिमी शिक्षा प्रसार की व्यवस्था बनाई गई। मतलब वहाँ पे जो है पश्चिमी शिक्षा का जो भी वहाँ पढ़ाई लिखाई है पश्चिमी सभ्यता की, उसको जो है और मजबूत करने के लिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ काम कर रही थी, वो ब्रिटिश शासित प्रदेश पूरे ही भारत को ब्रिटिश में कन्वर्ट करना चाह रहे थे। जैसा हुआ भी, आगे व्यापार धीरे धीरे बढ़ता गया तो पूरे भारत में कब्जा हुआ उनका। तो वहाँ जो है पश्चिमी शिक्षा पर जो है उन्होंने प्रचार प्रसार करने की व्यवस्था रखी। वो वार्षिक 1,00,000 रुपए खर्च करने, पढ़ाई पर खर्च करने का व्यवस्था अपनाई। और दूसरा क्या हुआ, जो भारत में स्थानीय सरकारें थी, जो भारत की स्थानीय सरकारें थी, उन्होंने भारत के स्थानीय सरकारों ने भारत के व्यक्तियों पर कर लगाने तथा उन्हें वसूलने का अधिकार दिया तथा कर न देने पर दंड देने का भी प्रावधान निश्चित किया। बात आ रही समझ में? ठीक है दोस्त, इसके बाद अगला जो है हम लोगों का, अगला हमारा जो बनेगा वो बनेगा 1813 तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आएगा 1833 का चार्टर्ड एक्ट, उसके बाद आएगा 1853 का। उससे साथ ही खत्म हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग ब्रिटिश शासन की ओर पढ़ चलेंगे। इसमें कहीं भी कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट में बताना, तो हम एक शॉर्ट वीडियो बना के उसका जो है निस्तारण करेंगे। और एक बात चलते चलते मैं कह दूं कि जो बच्चा ऐसा हो
जो तैयारी करना अभी शुरू किया हो और जिसके पास 4-5 महीने का समय हो, तो वो जुड़ जाए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चले। आगे आने वाले 2-3 महीनों में आपकी जो पढ़ाई है एक अलग ही लेवल पहुंच जाएगी। जय हिंद, जय भारत।